अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। सामीन, 2 खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक है शहबाज शरीफ साहब की और दूसरी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। ये दोनों पीडीएम जमातों के जनाब अहम रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, दूसरा पीडीएम के साबिक या इस वक़्त मौजूदा सदर हैं। इन लोगों की तरफ से अपने गुनाहों का एतराफ़ करना शुरू कर दिया गया है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहली किस्त नशर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वाक़ई वो कठपुतली थे, वो पपेट थे, वो बाहर के इशारों पर चलते रहे, नाचते रहे और सारा कुछ करते रहे। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ ने तो अपनी नाकामी का यूँ समझें कि इतराफ़ कर लिया है, जी उन्होंने कहा है जी कि वाक़ई हमसे आइंदा इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हाँ, अलबत्ता वो जो पिछला 16 महीने है, उसके हवाले से वो इतना ढठाई से झूठ बोलते हैं कि वो झूठ मैंने आपके सामने रखना है और आपने खुद फैसला करना है कि जनाब वो किस हद तक उनकी बातों में सच है और किस हद तक झूठ है। सबसे पहले तो जनाब हम बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की। फजल रहमान साहब के बेटे की, उनका बेटे का नाम है मौलाना असजद महमूद। उनका जनाब वलीमा था, पेशावर में था और रात गए तक वो तकरीबात जारी रहीं और इसमें बहुत सारे लोग गए, जिनमें निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब हैं, सेनेट के बहुत सारे लोग हैं, अरकान असम्बली हैं, साबिक सीनेटर्स हैं और दूसरे लोग हैं, सियासी रहनुमा हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, कारी हनीफ जालंधरी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ तक कि कराची से ख़ास तौर पर आसिफ ज़रदारी साहब भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने उस वलीमे में शिरकत की। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस वलीमे की तकरीब में शरीफ फैमिली का कोई बंदा नहीं है। यहाँ तक कि कराची में मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब, तो वहाँ से बहुत सारे लोग आए, इवन ज़रदारी साहब भी आए, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं आए। अच्छा, शहबाज शरीफ नहीं आ सकते थे तो लाहौर से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जा सकते थे, वो नहीं गए। अच्छा, उनकी साहबज़ादी जा सकती थी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, वो नहीं गई। हमज़ा शहबाज जा सकते थे, वो भी नहीं गए। तो ये आम तौर पर अंदर से जो खबरें आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि इस वक़्त शरीफ ख़ानदान और मौलाना फज़ल रहमान साहब के दरमियान कोई ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मिसाली नहीं है। यही वजह है कि आज मौलाना फज़ल रहमान साहब ने गैर रस्मी जो गुफ्तगू की है, उसमें भी थोड़ा-सा इज़हार किया है। अच्छा, शरीफ फैमिली के लोग बाकी लोगों के हवाले से तो अकोमोडेट करने की उनको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि शाह अंस नूरानी, मौलाना फज़ल रहमान के जो साहबज़ादे हैं, कराची में होते हैं, तो उनके लिए तो वो गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब एमक्यूएम के साथ कि वो हमारे अलाई हैं, हमारे पार्टनर हैं, उनके लिए जनाब एक हल्का हमें दें ताकि हम वहाँ से इलेक्शन लड़ सके वो मौलाना शाह नूरानी साहब और दीगर चंद लोग भी हैं। तो एमक्यूएम ने उस पर जनाब उनको कोरा जवाब दे दिया और उन्होंने कहा है जी कि आप अपने लिए तो जो डिमांड करते हैं हम एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन आप दूसरों की जनाब बोझ ना उठाएँ, दूसरों की बात ना करें, वो हमसे खुद बात कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। तो वो उनके लिए तो बात कर रहे हैं जनाब जो जो दीगर लोग हैं, लेकिन फजल रहमान साहब के हवाले से उनके बेटे के वलीमे में भी ना आना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने इस मौके पर जनाब को गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने रस्मी गुफ्तगू नहीं की। यहाँ जनाब उन्होंने इतराफ़ात की हैं अपने गुनाहों का। उन्होंने एक सबसे पहला जनाब जो गुनाहों का इतराफ़ किया है, वो ये है कि जी हमें बाहर से अहकामात आते थे और हम पार्लियामेंट में कानून साज़ी किया करते थे। मतलब उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि पार्लियामेंट जो थी वो रबर स्टैम्प थी और ख़ास तौर पर इन 16 महीने के दौरान वो जो हुकूमत चलाई गई है और बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। इवन जो जनाब निगरान हुकूमत को उन्होंने गैर महदूद इख्तियारात दे दिए हैं, ऐसे जैसे कोई जनाब ताहयात इन्होंने हुकूमत में रहना है। तो वो कहते थे ये सब कुछ जो अहकामात आते थे, वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आते थे, वो बाहर से आते थे। बहुत सारी कानून साज़ी इवन अदलिया के हवाले से की गई, इलेक्शन कमीशन के हवाले से की गई और बहुत सारी की गई। तो वो कहते हैं जी प्लानर बाहर बैठे हुए थे और हम चूँकि सियासतदान चूँकि मसलियत का शिकार होते हैं, इस वजह से हम खामोश रहे और आज जो सियासतदान कमज़ोर हैं, उसकी वजह यही है कि वो इन सियासी मसलहतों की बुनियाद पर ऊपर वाले अहकामात, ऊपर वाले लोगों, बाहर वाले लोगों के जनाब पैरवी करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं, तो जिसकी वजह से आज ये सारी सूरत-ए-हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहला जनाब एक बाकायदा एतराफ़ है। दूसरा उन्होंने कहा कि 2018 के जब इलेक्शन हुए थे और उसमें जनाब हमें सीटें नहीं मिली थी, तो हम इलेक्शन असेंबलियों का बायकॉट करना चाहते थे, हलफ भी नहीं उठाना चाहते थे।
लेकिन वो कहते हैं जनाब कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में हुकूमत बनाने की जल्दी थी और पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाने की जल्दी थी। इस वजह से जनाब वो गए और वो कहते हैं जी हम फिर रह गए और हमने जनाब उसका अपोजिशन में बात थे तो हमने उसका मुकाबला भी किया। हमने जनाब तो उसको 11-12 कहते हैं जी हमने मिलियन मार्च किए हैं और फिर एक बड़े मिलियन मार्च के साथ वो कहते हैं इस्लामाबाद में भी हम गए। तो अब जनाब उन्होंने अपने बोझ थोड़ा सा उतारना शुरू, कहते हैं जब कश्ती डूबने लगती है तब बोझ उतारा करते हैं। वो कहते हैं कि अब मुझ पे नज़ा का आलम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तब बोझ उतारा करते हैं। तो लगता ऐसे है कि अब ये जो हुक्मरानों की और एक जो नेक्सट बना हुआ था उनकी कश्ती अब डूबने वाली, अगरचे वो कट्ठे बहुत ज्यादा है, उनको डर और खौफ बहुत ज्यादा है पीटीआई का, लेकिन अब उनको एहसास भी हो गया है कि उनकी कश्ती डूब रही है। इस वजह से उन्होंने बाकायदा इसका इतराफात भी करना शुरू कर दिया। एक और बात अहम की है मौलाना फजल रहमान साहब ने। मौलाना साहब कहते हैं जनाब कि ये जो इमरान खान है इसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही और कोई मजलूम नहीं है, बल्कि वो कहते हैं इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हाँ ये बात है जनाब, मैं आपसे बात करूं, जब आप 16 महीने इक़्तिदार लेकर आए और खान आपको कहता रहा कि देखिए इस तरह ना करें, इलेक्शन में चले जाएं, आपने कहा नहीं जी हम इलेक्शन में नहीं जाते। अब रिजल्ट ये है कि मुल्क का भी सत्यानाश आपने कर दिया और अपनी सियासत भी आपने खत्म कर लिया। अब आप इस पोजीशन में नहीं है, 5 साल की बजाय ज्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन इस पोजीशन में आप नहीं है कि आप अवाम का सामना कर सके, इलेक्शन के लिए जा सके। अब वो जो गलती आपने पहले दोहराई थी अब फिर दोहरा रहे हैं क्या? खान पर जुल्म किए जा रहे हैं, आप जुल्म की मतलब तारीख रकम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट ये है कि खान को कुछ नहीं हो रहा, खान बैठा हुआ है जेल में, बल्कि ज्यादा महफूज है। अगर वो जेल में आज ना होता तो उसे बाहर निकलना पड़ता, पब्लिक में जाना पड़ता, अब नैरेटिव बनाना पड़ता, टिकटें तकसीम करनी पड़ती और बहुत कुछ। तो उसका तो काम आपने आसान कर दिया है जनाब, सारा काम आपने खुद जिम्मे ले लिया है। अब सूरत हाल ये है कि वो किसी की तरफ इशारा करे तो आगे जनाब जीत जाएगा इलेक्शन। तो सिक्योरिटी भी उसकी इंतहाई महफूज है। तो आज आप वाकई उस पर जो जुल्म कर रहे हैं उससे आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में जो मौलाना फजल रहमान साहब की बात है दुरुस्त है। अब भी वक्त है, आप उसे मतलब इतना बड़ा लीडर बना रहे हैं, आप ना बनाएं, हम कहते हैं आपसे ना बनाएं, आप उसे इलेक्शन में जाने दें, उसे निकालें, उसे कहें जी ये घोड़ा ये मैदान, आओ इलेक्शन लड़ो, फिर जो इलेक्शन जीत जाए वो हुकूमत बना ले। तो आपको अपना जोम है जनाब, आपको अपने ऊपर फख्र है जनाब कि आप ही सियासतदान हैं और तो कोई सियासतदान है ही नहीं। आप ही जनाब असल इस्लाम के ठेकेदार हैं और तो कोई है ही नहीं। आप ही जनाब पाकिस्तान आपके जनाब बुरसे बुरसे में आया हुआ है और आपकी वालदा के जहेज में आया हुआ है, लिहाजा और तो कोई इसका वारिस ही नहीं है। तो अब जब तक आप ये सोचते रहेंगे, ऐसे ही करेंगे, आप दूसरों को लीडर बनाएंगे, अपना कद छोटा करेंगे। और अब भी वक्त है कि आप अपने ये बाकी गुनाहों की तौबा कर रहे हैं तो इस हवाले से भी तौबा कर लें। दूसरी तरफ जनाब जो मुस्लिम लीग नून की हालत है आहिस्ता आहिस्ता पतली होती जा रही है। पहले मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं। हमजा शहबाज साहब तो खुलकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी खामोशी की भी जुबान होती है, उसको समझना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ इंतहाई मायूस हो चुके हैं और यहाँ तक कि ये जो उनका पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे थे, टिकटों की तकसीम का अमल था, वो भी उन्होंने कहा ऐसी तैसी में जरा मैं नहीं आ रहा जनाब। और उन्होंने मॉडल टाउन जाती उमरा से मॉडल टाउन आने से इनकार कर दिया। और फिर उनको जनाब कहना पड़ा जनाब वो मसला दरअसल ये है जनाब कि उनकी तबीयत खराब नहीं है, जिसकी वजह से जनाब अब उनकी तबीयत खराब नहीं, तो शहबाज शरीफ साहब की तो तबीयत ठीक है ना जी। तो लेकिन असल रोला कुछ और है और इस रोले के हवाले से मैं इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इकट्ठी कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह जल्द बताऊंगा कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और मामला किस तरह। एक एक कॉन्सेप्ट तो यही है कि जनाब आईपीपी को जो हिस्सा मांगा था वो नहीं दिया जा रहा और इसी तरीके से वो जो 20 लोग थे जिनको तोड़कर एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की झोली में डाला था उनको भी एडजस्ट नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में अगर उनको एडजस्ट करते हैं तो फिर नून लीग के पल्ले कुछ नहीं मिलता और अगर कुछ पल्ले बचता है तो वो बल्ला ले जाता है। ऐसी सूरत में मायूसी बहुत ज्यादा है। ऐसे में जनाब डैमेज कंट्रोल करने के लिए शहबाज शरीफ साहब विजिट कर रहे हैं। उन्होंने 2 रोजा विजिट किया है जनाब कराची का। वहाँ सूरत हाल ये है कि वो एमक्यूएम को भी राजी नहीं कर सके, जिस हल्के से वो खुद इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं 242, जिससे वो पहले भी इलेक्शन 100-200 वोटों से जनाब वो हारे थे। तो फैसल वोडा साहब से वो हारे थे।
तो अब वहाँ उस हल्के के लिए भी उन्हें स्पेस नहीं मिल रही, और MKM ने कोरा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे और वो तो एडजस्टमेंट हो नहीं सकती। तो इन्होंने जनाब वहाँ गुफ्तगू की है, और मैं इनके सिर्फ 2 झूठ आपको बताना चाहता हूँ। एक अदलिया पर जो हमलावर हैं वो तो हैं, इनके सिर्फ 2 झूठ बताना चाहता हूँ। ये एक तो ये कहते हैं जी नहीं महँगाई हमें बुरसे में मिली और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सके। ये इतना बड़ा झूठ है, यूँ समझिए कि जनाब ये मिलीनियम सदी का झूठ है ये कम से कम। आपको पता है जब ये आए थे तो इन्होंने महँगाई मार्च किया था, इवन बिलावल साहब ने भी, और फैक्ट एंड फिगर्स तो कम से कम मौजूद हैं। जिस वक़्त इनकी हुकूमत आई 16 माह पहले, मतलब जो जब नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत गई अप्रैल 2022 में, उस वक़्त महँगाई 10 से 12% थी, यानी मैक्सिमम 12%, 11.5% के दरमियान थी। अच्छा, तो जब ये गए तो ये 48% पर महँगाई दे के गए। कहाँ 12% और कहाँ 48%, और ये कहते हैं जी बुरसे में मिली है। आप 12 पर 12 छोड़ देते, चलो 15 कर लेते जनाब, 18 कर लेते। आपसे कहते हैं जी 12 थी 18 हो गई, कोई बात नहीं। जैसे ये जनाब लेकिन आपने तो इंतहा कर दी। आपने महँगाई इंतहा पर पहुँचा दी और झूठ बोल रहे हैं। और फिर आप ये शायद ये समझते हैं कि आपके झूठ बोलने से जनाब लोग बेवकूफ़ हैं जनाब, वो समझ जाएँगे। ऐसा नहीं है, पहला झूठ। और दूसरा जो झूठ बोला है, वो रिवायती झूठ है, वो ये है जनाब कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था, हमने तो उसे बचाया। ये भी सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई और इन्होंने जनाब आकर ऐसे लुटाना शुरू कर दिए, आते ही 35% मुलाज़मीन की, सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहें बढ़ाई, फलाँ की इमारत, फलाँ की इमारत, फलाँ को जनाब फंड्स दिए जा रहे हैं, फलाँ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और जो बरामदात थी वो जनाब बिल्कुल ज़ीरो हो गई, जो बाहर से पैसे आने थे वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए, और सरमायाकारों का एतमाद ख़त्म हो गया, महँगाई बढ़ना शुरू हुई। तो उसी वक़्त खान साहब ने पहली दफ़ा जब बयान दिया था ना जी, उन्होंने कहा था इस तरह सूरत-ए-हाल चलती रही तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इस तरह ना करो। तो उस वक़्त शोर उठा था कि खान ने डिफ़ॉल्ट का नाम क्यों लिया है? ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि खान ने डिफ़ॉल्ट का नाम क्यों लिया है। 6 महीने बाद उन्हें पता चला जी मुल्क तो वाक़ई डिफ़ॉल्ट कर, ख्वाजा आसिम ने कह दिया था। उन्होंने कहा जी अमली तौर पर तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है मुल्क। तो ये कहना कि खान की तरफ से, खान ने तो उसे बड़ी मुश्किल से सँभाला हुआ था, और वो कहते हैं कि मैंने शब्बर ज़ैदी को और दीगर लोगों को बाकायदा उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास भेजा था कि जनाब हमने बड़ी मुश्किल से मईशत को सँभाला हुआ है और ये एडवेंचर ना करें, लेकिन उनकी नहीं मानी गई। जिसका रिज़ल्ट ये है कि आज 46 इस वक़्त भी 46% पर महँगाई खड़ी है, और जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, जो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा, माज़ी के तो झूठ बोलते हैं जो बोलते हैं, आगे सूरत-ए-हाल ये है कि वो कहते हैं जी अगर बल्ला मैदान में रहता है, तो हमारे हाथ खड़े हैं। उन्होंने नाकामी का बाकायदा इतराफ़ कर लिया। वो कहते हैं जी हमारे बस का रोग है ही नहीं। और सूरत-ए-हाल ये है, उनका अब जो नैरेटिव है, वो ये है कि इनका मुकाबला करना है तो एस्टेब्लिशमेंट आकर इमरान खान का मुकाबला करे, हमारे बस का रोग नहीं है, हमसे नहीं हो सकता। बहरहाल इस वक़्त ना सिर्फ़ नून लीग के अंदर इख्तिलाफ़ात, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का रूठ कर घर बैठ जाना, अब किनसे रूठे हुए हैं जनाब? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊँ पिया? अब सूरत-ए-हाल है कि वो अब सही कह रहे हैं बिलावल कि वो कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? अगर ये सारी सूरत-ए-हाल रही, जैसे कि चल रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आगे मुस्तकबिल के फैसले कैसे करते हैं। तो जनाब ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक़्फ़े के बाद।